अभिवादन स्वीकार कीजिए लक्ष्य आर्य का, क्योंकि आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम इस सप्ताह विशेष। डीडी राजस्थान हर सप्ताह लेके आता है आपके लिए खास कहानियों और प्रेरणादायक स्टोरीज की ये अनोखी श्रृंखला। गणेश चतुर्थी का पर्व नजदीक आते ही देश भर में गणेश जी की मूर्ति निर्माण का कार्य तेजी से गति पकड़ लेता है। वहीं प्रदेश भर में भी इस बार इको फ्रेंडली गणेश जी की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। आइए दिखाते हैं गोबर से बनी इको फ्रेंडली गणेश की मूर्तियों पर यह खास रिपोर्ट। तो ये पता चला कि गाय के गोबर के अंदर में जो गाय का गोबर गिरता है उसमें 28% ऑक्सीजन होता है, और जब सूख जाता है उसको उपले तो उसमें 38%, और उसको जब जलाते हैं अपने हवन करते हैं तो वायुमंडल में 46% ऑक्सीजन मिलता है। तो गाय के गोबर की इतनी बड़ी महत्ता है जिसमें 46% ऑक्सीजन है। तो कोरोना काल से ही हमने इस काम को समझते हुए करना शुरू किया। तो गोकाष्ठ पर हम काम करना चाहते थे, लेकिन अभी तक हमारे बीकानेर में गोकाष्ठ पर दाह संस्कार की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। तो फिर ये देखा कि ये अपने राजस्थान बीकानेर के अंदर में गाय बहुत है, देसी गाय, और देसी गाय का गोबर है जो काफ़ी अच्छा उपयोगी होता है और विदेशी गायों का नहीं होता है। तो उसी को नज़रअंदाज ना करते हुए उसको ध्यान में रख करके हम लोग ने गौशालाएँ जो है आत्मनिर्भर हो सके और गौ संरक्षण हो, पर्यावरण संरक्षण हो और वन संरक्षण भी हो जाओ। तो इस विषय को लेकर के हमने देखा कि यहाँ पर मूर्तियों की कमी है। तो जब ये गणेश उत्सव आता है या कोई भी अभी त्यौहार आते हैं, जैसे दीपावली वगैरह आती है, तो गणेश लक्ष्मी की मूर्ति बनानी है, दीपक बनानी है। तो इसी को देखते हुए हमने इस काम को करना प्रारंभ किया। इस काम को करते हुए लगभग हमारे को 5 साल हो गया है। 2020 के बाद से हमने शुरू किया, तब मालूम पड़ा कि कोरोना में ऑक्सीजन की भारी कमी हो गई है, पेड़ बहुत कट रहे थे उस वक्त। तो उस समय ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए एकमात्र उपाय निकला था कि गोबर में एक ऑक्सीजन होता है, 46% ऑक्सीजन होता है, अगर वो जलने के बाद वातावरण में 46% ऑक्सीजन देता है। तो उस हिसाब से कार्य करना शुरू किया। जब कार्य शुरू किया तब धीरे धीरे इसमें डिमांड बढ़ती गई, लोगों की रुचि बढ़ती गई। लोगों को मालूम पड़ता गया कि गाय के गोबर में बहुत शक्ति है, साइंटिफिकली भी प्रूवन रहता ही है। जैसे हम एंटी रेडिएशन चिप बनाते हैं, उसमें एंटी रेडिएशन चिप में गोबर, तुलसी जी और तुलसी जी के नीचे जो मिट्टी होती है वो डालते हैं। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि अगर इसका यूज़ करें, अगर फ़ोन के पीछे या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चिप पे इसके पीछे अगर चिप लगाएंगे तो इसमें रेडिएशन जो है उसकी मात्रा कम कर देता है गोबर। तो उसी हिसाब से कार्य सारे। बांसवाड़ा का बेनेश्वर धाम प्रदेश भर में अपनी एक खास अहमियत रखता है। इस जगह पर सोम, माही और जाखम नदी का संगम होता है। इस वजह से इसे आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है। आइए लेके चलते हैं आपको बांसवाड़ा के बेनेश्वर धाम। डूंगरपुर का बेणेश्वर धाम, इस स्थल की पहचान न केवल धार्मिक महत्व के लिए है, बल्कि यह वागड़ क्षेत्र की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर का केंद्र भी है। इस तीर्थ स्थान से संत मावजी महाराज का गहरा ताल्लुक है। अवतारी पुरुष के रूप में माने जाने वाले मावजी महाराज 18वीं शताब्दी के दौरान इस क्षेत्र में सक्रिय रहे और उन्होंने धर्म, समाज और भविष्य को लेकर कई शिक्षाएं दी। उन्होंने कई ग्रंथों की रचना की जिन्हें चोपड़ा कहा जाता है। ये ग्रंथ वागड़ी भाषा में लिखे गए हैं। इनमें धर्म, दर्शन, सामाजिक चेतना और भविष्यवाणियों का उल्लेख मिलता है। इन चौपड़ों का नाम मेघ सागर, प्रेम सागर, साम सागर, रतन सागर और अनंत सागर है। इन ग्रंथों में उस समय की वैज्ञानिक और सामाजिक घटनाओं के बारे में भविष्यवाणियां की गई थी, जैसे कि पानी मोल से बिकेगा, हर घर में रोशनी और वाहन होंगे इत्यादि, जो कि आज के युग में सत्य साबित हो रही हैं। डीडी न्यूज के कैमरा पर अद्भुत ग्रंथों को देखकर आप खुद भी एक बार ही हैरान होंगे कि आखिर सदियों पहले की गई भविष्यवाणी आज कैसे सच हो रही है। आने वाले समय में सब एकाकार हो जाएगा। पूरब पश्चिम ना वायरा से, तो पूरब की संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति का मेल जोल बढ़ेगा, ये उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि अब जो निष्कलंक कल्कि अवतार है वो इस बेणेश्वर धाम पर प्रकट होके विश्व का न्याय करेंगे और सार्वभौमिक सत्य की गर्जना करेंगे भगवान।
जिसको सभी पंथ, संप्रदाय, धर्म सब मानेंगे। अभी जो अलग अलग देश हैं वो भी सब एक हो जाएंगे, विश्व की एक सरकार बनेगी, ऐसा भी उन्होंने संकेत इसमें बताया है। इस धरती पर क्या क्या होने वाला है, 4 युगों की वाणी लिखी, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग और सतयुग। कलयुग के अंत में सतयुग आएगा और निष्कलंक भगवान अवतार लेंगे, वहाँ तक का भगवान ने लिखा है। उसमें आज अभी लेटेस्ट अपन जो देखें कि अपन गूगल पे करते हैं वो भी लिखा हुआ है 350 वर्ष पहले कि चामड़ानो नाणो चाले रे महाराज। चामड़ानो नाणो चाले मतलब नाणा का मतलब होता है पहले कुछ सामान देते, उसके बदले कुछ सामान दे देते, उसके बाद रुपये, पैसे, सिक्के ये चले, कागज़ के नोट चले। तो अभी देख रहे हैं अपन कि गूगल पे द्वारा अपन पे आउट कर रहे हैं, स्किन टच कर रहे हैं अपन, उसके बाद पेमेंट ऑटोमेटिक पहुंच रहा है। तो चामड़ानो नाणो चाले रे महाराज। अयोध्यापुरी का नवीनीकरण हुआ, उसके बारे में भी लिखा हुआ है, अयोध्या तो नवी हो से महाराज, मगरे ने नगरे निशान रोपा से महाराज। मगरे यानी पहाड़ी, नगरे यानी गांव और शहर। अपन देख रहे हैं देश और दुनिया के अंदर निशान यानी ध्वजा लहराई और पूरा अयोध्या धाम का नवीनीकरण हुआ। तो ये राष्ट्रीय लेवल पे और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो भी हो रहा है उन सभी को अपन मिलान किया जाए तो पर डे का अपने को जो है भविष्यवाणियाँ साकार होती नजर आती हैं। मावजी महाराज द्वारा इस क्षेत्र में कई मंदिरों की स्थापना की गई या उनके शिष्यों व परिवारजनों द्वारा इनका निर्माण कराया गया। बेणेश्वर धाम का मुख्य मंदिर शिव को समर्पित है, जो कि त्रिवेणी संगम के बिल्कुल पास स्थित है। एक विष्णु मंदिर भी है जिसे मावजी महाराज की पुत्रवधू ने बनवाया था। एक अन्य प्राचीन मंदिर ब्रह्मा को समर्पित है। इनके अतिरिक्त आसपास के गांव साबला, पुंजपुर, शेषपुर में भी मावजी महाराज से जुड़ी गद्दियां, हरि मंदिर और चौपड़ों के संग्रह मौजूद हैं। ये जो है ये जगह जो है वो आदिवासियों का महाकुंभ भी कहते हैं, हमारी आस्था का केंद्र है। लाखों श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। यहाँ त्रिवेणी संगम है, 3 नदियों का संगम होता है। जिसे हम लोग हरिद्वार में अस्थि विसर्जन करने के लिए जाते हैं, तो जो वागड़ का हमारा अस्थि विसर्जन त्रिवेणी संगम बना हुआ है वो यहाँ पर है। और ये जो मावजी महाराज का जो ये संग्रहालय है बहुत ही प्राचीन है और उनकी जो भविष्यवाणियाँ, उनकी जो चौपड़े, उनके जो ग्रंथ लिखे हैं उसका पूरा यहाँ संग्रहालय है। देश विदेश से लोग यहाँ पर देखने आते हैं। बेणेश्वर धाम केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि एक जीवंत सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परंपरा का प्रतीक है। यह वह स्थान है जहां धर्म, इतिहास, आस्था और जनजातीय संस्कृति एक साथ मिलती है। यहाँ की पवित्रता और वातावरण में श्रद्धा के साथ साथ संत मावजी महाराज की आध्यात्मिक चेतना आज भी जीवित प्रतीत होती है। बीकानेर में जल प्रबंधन की एक अलग मिसाल पेश की जा रही है। जो पानी पहले बहकर पाकिस्तान और अरब सागर में चला जाता था, अब उसी पानी से राजस्थान की 4 बड़े जलाशय लबालब हो रहे हैं। आइए दिखाते हैं बीकानेर से ये खास रिपोर्ट। राजस्थान के धोरों में पानी की नई तस्वीर बनकर उभर रही है। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना से निकलने वाले अतिरिक्त प्रवाह, जिन्हें पहले केवल एस्केप नहरों के जरिए बाहर निकाल दिया जाता था, लेकिन अब इन्हें प्रदेश की प्यास बुझाने और नई संभावनाएं जगाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। यही पानी जो कभी पाकिस्तान या अरब सागर की ओर बह जाता था, लेकिन अब राजस्थान में 4 विशाल जलाशयों के रूप में सुरक्षित किया जा रहा है। इसी कड़ी में बीकानेर का 504 RLD जलाशय इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जो बीकानेर वासियों के लिए पानी की कमी को दूर कर रहा है। ये इतनी बड़ी झील जो नेचुरल झील नहीं है, ये आर्टिफिशियल अभी हम लोगों ने बनाई है। जस्ट 2 ही साल के अंदर बन के तैयार हुई है। इसके पीछे का कंसेप्ट ये है कि जो हमारी मेन कैनाल है उसकी 507 RD के ऊपर ये एक एस्केप बना हुआ था। एस्केप का मतलब ये था कि जब भी नहर में ज़्यादा पानी आ जाए तो नहर की सुरक्षा के लिए उस पानी को निकालने के लिए एक जगह थी। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि अगर एक्सेस पानी आए और उसको अगर हम यूज कर लें तो कितना ज़्यादा अच्छा हो, वेस्ट करने की जगह। तो एक्चुअली हर बार मानसून के अंदर अपन देखते हैं कि लाखों क्यूसेक डेज पानी जो है वो पाकिस्तान की तरफ बहकर चला जाता है। तो उस पानी को में से कुछ हिस्सा इस एक रिजर्वायर के अंदर, कितना हिस्सा अगर मैं आपको बताऊं कि इस पानी के अंदर लगभग 23,000 क्यूसेक डेज, 1 लाख क्यूसेक डेज बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो चारों रिजर्वायर को मिला के है। 23,000 क्यूसेक डेज का मतलब है 2,000 मिलियन क्यूबिक फीट।
जिसका मतलब है लगभग 57,000 मिलियन लीटर, जिसका मतलब है 5700 करोड़ लीटर पानी इसके अंदर स्टोर हो सकता है, जो वैसे ही अरेबियन सी के अंदर पाकिस्तान बहकर चला जाता। इसको तो पहले भी यहाँ पानी छोड़ते थे, लेकिन उसमें क्या था कि पानी वैसे वैसे जा रहा था, तो इसलिए ये आइडिया है कि इसको पक्का करके इसको यूज किया जा सकता है। तो अब यूज करने के लिए इसको दोबारा इसको पक्का करके बढ़ाया गया है। 2000 MCFT क्षमता वाले इस 504 RLT जलाशय में अब तक करीबन 65% यानी करीबन 1300 MCFT पानी इकट्ठा हो चुका है, जो ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार देखने को मिला है। ये राजस्थान के जल प्रबंधन में ऐतिहासिक बदलाव है। जो पानी पहले बेकार बह जाता था, अब वही पानी यहाँ के लोगों की जीवन रेखा बनता जा रहा है। जब भी काम चल रहा है, वो साइट पे जाना हो, साइट में उसको ड्राइंग समझानी हो, लेबर को या कॉन्ट्रैक्टर को, या उससे रिलेटेड कोई भी इश्यू आ रहा है, तो 24 आवर यहाँ पे रह के काम को क्वालिटी से हो सके काम, इसी वजह से। सरकार की जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत किया जा रहा ये कार्य रेगिस्तान के लिए संजीवनी साबित हो रहा है। 211 करोड़ रुपए की लागत से तैयार ये संरचना केवल जल भंडारण का साधन ही नहीं, बल्कि आने वाले वर्षों में इस पूरे इलाके की जीवन रेखा बनने जा रही है। इन रेतीले धोरों के बीच पीछे आप देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा वाटर रिजर्वायर है जो कि छत्तरगढ़ बीकानेर से कुछ दूरी पर स्थित है। इस वाटर रिजर्वायर की खास बात यह है कि इसमें जो पानी आप पीछे देख रहे हैं, ये पानी वो पानी है जो हमने पाकिस्तान का पानी रोका है, और अब उस पानी से हमारे यहाँ की फसलें लहलहाएंगी। इस पानी को न केवल यहाँ पर रोक कर इसका उचित जो है यूज़ किया जा रहा है, उपयोग में लाया जा रहा है, इसके साथ साथ ही राजस्थान में 4 और ऐसे रिजर्वायर बनाए गए हैं। साथ ही अब कोशिश की जा रही है कि इसे टूरिज्म के लिए न केवल विकसित किया जा सके, बल्कि मछली पालन के क्षेत्र में माइग्रेटरी बर्ड्स यहाँ पर आते हैं, उन सभी क्षेत्रों में इसे विकसित कर इसे एक अच्छी सुंदर छटा के रूप में विकसित किया जा सके। मैं बीकानेर से डॉक्टर मुदिता पोपली, दूरदर्शन न्यूज़, जयपुर के लिए। हर वर्ष 19 अगस्त को विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया जाता है। जयपुर के जाने माने फोटोग्राफर हैं सुधीर कासलीवाल, जिन्होंने राजस्थान की हवेलियों से लेकर यहां के महलों और प्राकृतिक सुंदरता को अपने कैमरे के लेंस में कैद किया है। हमने खास बातचीत की सुधीर कासलीवाल से और जाने उनके फोटोग्राफी को लेकर अनुभव। आइए दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट। हॉबी के तौर पे शुरू की थी, वो धीरे धीरे चल के और एक मेरा पैशन बन गया। और उस ज़माने में शुरू जैसे हमने की, एनालॉग का ज़माना था, फिल्म का ज़माना था, और शुरुआत मैंने की थी एक छोटे बॉक्स कैमरे से। और अब टेक्नोलॉजी खूब चेंज हो गई है, डिजिटल आ गए हैं, लेकिन फ़ोटोग्राफी का जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो चेंज नहीं हुए हैं। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, कैमरे चेंज हो गए, लेकिन एआई आने से तो मैं कहता हूँ फ़ोटोग्राफी एज एन आर्ट फॉर्म जो हम कहते हैं, वो आर्ट रहा ही नहीं है। एआई एक बिल्कुल ही अलग फील्ड है, और फ़ोटोग्राफी जिसको मैं आर्ट कहूँगा, आज भी मैं कहूँगा कि एनालॉग फ़ोटोग्राफी ही में आर्ट है, उसी में आप अपनी कला दिखा सकते हैं। और डिजिटल कैमरे ज़रूर बहुत अच्छे आ गए हैं, सुविधा भी बढ़ गई हैं, फास्ट एक्शन खींचना है, करना है, बहुत वाइल्ड लाइफ के लिए भी बड़ा आसान हो गया है। लेकिन एआई ने फ़ोटोग्राफी को मेरा मानना है कि ख़त्म कर दिया है, जो एक फ़ोटोग्राफी के हिसाब से अच्छी बात नहीं है। एक आप नई पीढ़ी को कोई बताएंगे क्या, किस तरीके का नज़रिया होता है जब हम कोई तस्वीर लेने जा रहे हैं, तो क्या नज़रिया वो ध्यान में रखें? ऑब्जर्वेशन पावर बहुत ज़रूरी है। हर चीज़, हर लोग अलग अलग नज़र से देखते हैं। एक फ़ोटोग्राफ़र की आँख अलग नज़रिए से देखती है, और जो आज डिजिटल कैमरे आ गए जिसमें आपका फ़िल्म का कोई ख़र्चा नहीं है, रेकलेसली आप खींचते जाते हैं, फिर घंटों एडिटिंग में कंप्यूटर पे बिताते हैं। अगर एनालॉग का वो फिल्म अगर हो तो आपकी लिमिट होती थी 36 या 12 एक्सपोजर की, तो आप ध्यान से खींचते थे, और उस हिसाब से आप पूरा, जब तक यू वर नॉट सेटिस्फाइड, जब तक आप पूरे तसल्ली नहीं हो जाती थी कि भाई फ्रेम परफेक्ट फ्रेमिंग हो गई, कॉम्पोजिशन ठीक है,
तभी आप कैमरे का शटर बटन दबाते थे। अब ये जो फ़ोन फोटोग्राफी है, ये सेल्फी और इसके लिए है, लेकिन ये मेरी राय में या मेरी नज़र में तो ये मैं इसको फ़ोटोग्राफी नहीं कहता। फ़ोटोग्राफी तो कैमरे से ही होनी चाहिए, और मैं तो आज भी एनालॉग फ़ोटोग्राफी करता हूँ कि उसका आनंद ही एक अलग होता है। नए फोटोग्राफर्स को क्या कहेंगे कि किस तरह से वो कैमरे को हैंडल करें या किस तरीके से वो जाने फोटोग्राफी को और अच्छे से? एक तो जो अच्छे फ़ोटोग्राफर्स के काम है, मैगज़ीन्स, किताबें, उनमें देखें कि क्या तारीफ़ है उसमें, क्यों लोगों को पसंद आती हैं, उससे सीखने का एक अवसर है। दूसरे अच्छे सीनियर फ़ोटोग्राफर्स का वर्क देख के, और आइज़ ओपन रखिए, अपनी आंखें खुली रखिए और अपनी एक अलग पहचान बनाइए। कॉपी करने से भी फ़ोटोग्राफी आप नहीं कर पाएंगे, सीख ज़रूर लेंगे, लेकिन आप जो कैमरा आप काम में ले रहे हैं उसके बारे में भी आपको, उसके फंक्शंस के बारे में भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। अब ये फ़ोन फोटोग्राफी में तो आपने शटर बटन दबाया और आपका फ़ोटो खिंच गई, लेकिन उसमें आपको फ़ोटोग्राफी का ज्ञान नहीं होने से आपकी सारी तस्वीरें अच्छी नहीं आ सकती। फोटोग्राफी की कला को जैसे कि हमने जाना और अच्छे से बनाए रखने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप अपने कैमरे को भी जानें और साथ साथ आपके आसपास में जो कुछ हो रहा है उसे बहुत बारीकी से ऑब्जर्व भी करें। कैमरा पर्सन केदार शर्मा के साथ अर्निशा, डीडी न्यूज़, जयपुर। वागड़ जनजातीय क्षेत्र की मालिनी काले न केवल अभिनव शिक्षा समिति के माध्यम से एक अभिनव पहल कर रही हैं, बल्कि साथ ही साथ में भील जनजातीय की सांस्कृतिक और पारंपरिक धरोहर को संजोए रख रही हैं। इस संस्कृति को वो आगे युवाओं के माध्यम से भी अनेक लोगों तक पहुंचा रही हैं। आइए देखते हैं मालिनी काले पर हमारी ये खास रिपोर्ट। जनजाति की सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा से आज नव युवा पीढ़ी को रूबरू कराने के उद्देश्य से बांसवाड़ा में मालिनी काले द्वारा 25 वर्षों से अभिनव शिक्षा समिति से जुड़कर कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूक किया जा रहा है। आपको बता दें कि साल 2000 से ही इन्होंने वागड़ की संस्कृति और भील समाज के गीतों का नित्य रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही इन्होंने कई शोध पत्र जैसे बांसवाड़ा की ऐतिहासिक, प्राकृतिक और लोक कला की परंपरा सहित कई पुस्तकों का विमोचन भी किया। बांसवाड़े में और स्पेशली इस वागड़ क्षेत्र में, क्योंकि शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, चित्रकला, ये जो आर्टिस्ट की चीज़ें हैं, ये बहुत कम लोगों तक पहुंच पाई थी। और हम 2080-81 से अभिनव शिक्षा समिति को हमने इसी उद्देश्य से स्थापित किया कि हम अपने वागड़ के बच्चों को, बड़ों को, सभी को इस कला से अवगत करा और इसमें पारंगत करवा के इनको परीक्षाएं दिलवा करके इस कला को और आगे बढ़ाएं, ताकि जॉब बेस भी बन सके और वे अच्छे एक उत्कृष्ट श्रेणी के कलाकार बन सके। मालिनी काले सरकारी विद्यालय में म्यूजिक प्राध्यापक से लेकर अब तक वागड़ की कई छात्राओं को कथक, शास्त्रीय संगीत तैयार करवाकर उन्हें जिला और प्रदेश सहित देश स्तर पर भागीदारी निभाने के लिए प्रेरित कर रही हैं। इनका मानना है कि जनजाति क्षेत्र में यहाँ की परंपराएं, लोकगीत, लोक संगीत और भजन सहित पहनावा, रहन सहन सहित वागड़ की संपूर्ण संस्कृति सुव्यवस्थित है, जो कि काफी सराहनीय है। ये जो नोतरा करते हैं उसकी परंपरा बहुत अच्छी है। इनके नाच हैं वो बहुत ही फंटास्टिक नाच हैं। इनके जो गीत हैं, जो शिक्षाप्रद गीत हैं, अभी भी इनका संरक्षण कर देना ज़रूरी है। जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार होगा, जैसे जैसे आउटर दुनिया में ये लोग विचरण करते रहेंगे, अपनी चीज़ को हमको भुलाना नहीं है, ये हमको सिखाना है। अपनी धरोहर, मैं भी इनको ये सिखा के देती हूँ कि आप अपनी धरोहर को बचा के रखो, उसको, वो आपके जीवन के साथ जुड़े हुए, उनको मत भुलाइए, आप अपने अगली पीढ़ी तक भी देते जाओ। मालिनी काले ने वागड़ की संस्कृति को लेकर प्राचीन मिट्टी के बर्तनों से जीवन शैली का संदेश देते हुए बताया कि जो भोजन की गुणवत्ता और पौष्टिकता मिट्टी के बर्तनों से मिलती है, वो शुद्धता किसी अन्य बर्तन में नहीं मिलती। मिट्टी के बर्तन हमारे कुम्हार भी बनाते थे और वो सबके घरों में होते थे। उसमें जो चीज़ चूल्हे के ऊपर पकाई जाती थी वो इतनी स्वादिष्ट होती थी और हेल्दी होती थी। जो आज चीज़ हम गैस पे खाना बनाते हैं वो चीज़ हमको आज नहीं मिल पा रही है।
जो लकड़ी और कोयले की सिगड़ियों पे और चूल्हे में हम बनाते थे, और मिट्टी के बर्तन में आज भी बहुत हमारे जैसे जितने लोग हैं जो वागड़ को मतलब प्रेम करते हैं, वो आज भी मिट्टी के बर्तन में उड़द की दाल बनाते हैं, बड़ी स्वादिष्ट बनती है। और सारे बर्तन भी हम लोग आज भी काम लेते हैं, दही जमाने के लिए हो चाहे। साल 1966 में मालिनी काले ने भारतीय शास्त्रीय संगीत में स्नातकोत्तर किया और 1998 में हिंदी साहित्य सम्मेलन इलाहाबाद में इनको संगीत रत्न अवार्ड दिया गया। आज भील जनजाति की सामाजिक और सांस्कृतिक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई लोग सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से नव युवा पीढ़ी को जागरूक कर रही हैं। इस सप्ताह जयपुर में मिस यूनिवर्स इंडिया का प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में राजस्थान की मनिका विश्वकर्मा ने यह खिताब अपने नाम किया। ये दिन न केवल राजस्थान के लिए एक गौरव का क्षण था, अपितु साथ ही साथ में राजस्थान की संस्कृति और सभ्यता को विश्व पटल पर जिस प्रकार प्रदर्शित किया जाना है उसके लिए भी अहम है। हमने खास बातचीत की मनिका विश्वकर्मा से और जाना किस प्रकार वो राजस्थान की संस्कृति को आगे लेके जाएंगी और ये खिताब कितना अहम है। हाल ही में मिस इंडिया यूनिवर्स की ताज से सम्मानित मनिका विश्वकर्मा हमारे साथ में है। मनिका, श्रीगंगानगर से दिल्ली और दिल्ली से अब थाईलैंड का सफ़र आप तय करने वाली हैं, कैसा लग रहा है? सफ़र पे किसको श्रेय देना चाहेंगी? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, एंड अगर किसी को श्रेय देना चाहूँगी तो इट वुड हैव टू बी इन पार्ट्स, आई एम सॉरी टू से। सो गंगानगर से दिल्ली के सफ़र में इट इज़ एंटायरली माई फैमिली। उन्होंने इतना सपोर्ट किया। आई एम द फर्स्ट पर्सन फॉर माई फैमिली जो कि गंगानगर से निकल के कहीं पढ़ने के लिए गई थी, एंड करेंटली मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ती हूँ। एंड दिल्ली से थाईलैंड तक का सफ़र, दैट हैज़ टू डू एवरीथिंग विद माई मेंटर्स, माई टीचर्स, जिन्होंने मुझ में इतना ज़्यादा फेथ शो किया है, एंड इवन टू माई को कंटेस्टेंट्स। दिस ईयर्स कॉम्पिटिशन इतना हेल्दी इन्वायरमेंट था, इतना अच्छा मुझे महसूस हुआ सबसे बात करके। वी ऑल लिव्ड लाइक अ फैमिली, वी बिकेम अ फैमिली, दीज ऑल आर माई सिस्टर्स, एंड इतना अच्छा फीलिंग आई कांट टेल यू। शुरुआत आपने एनसीसी से की, उसके बाद में क्लासिकल डांस भी आपने सीखा। बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करके अब जो अगला पड़ाव है वो है मिस यूनिवर्स का। देखा जाए तो शायद सुनीता सेन, उसके बाद लारा दत्ता, अब उसके बाद में जब आपको देखा जा रहा है कि शायद नेक्स्ट दोबारा जो क्राउन है वो इंडिया आ सकता है, उसमें कितनी जिम्मेदारी महसूस करते हैं? साथ साथ में क्योंकि आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान के कल्चर को किस प्रकार से लेके जाएंगे आगे? वेल, राजस्थान के कल्चर को मैंने हमेशा अपने अंदर बहुत सजो कर रखा है। हम टू बी ऑनेस्ट ट्रेडिशंस के मामले में या फिर संस्कृति के मामले में राजस्थान इतना रिच है कि वो चीज़ें हमारे दिमाग में हमेशा रहती हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू पुटिंग फॉर द कल्चर, एक एस्पेक्ट ऑफ राजस्थान विच वी ऑलवेज हैव इज़ करेज, अनडाइंग करेज। वो जो हिम्मत है, आई थिंक वो मुझे स्टेट से मिलती है, इसकी हिस्ट्री से मिलती है, क्योंकि मैं पली बड़ी हूँ यहाँ पे, तो मैंने वो कहानियाँ सुनी हैं, उनको मैंने जिया है। सो ऑन स्टेज ऑफ मिस यूनिवर्स, नो मैटर व्हाट हैपन्स, one aspect is always going to be there with me, कि I'll be the strongest, most confident person on that stage because of my land, because of where I come from. शायद यही जो वुमेन एम्पावरमेंट का जो मैसेज था वो आपके आखिरी जो आपका जो क्वेश्चन था उसमें भी दिखा, जब आपने आंसर करा कि आई विल चूज द वुमेन एम्पावरमेंट एंड वुमेन एजुकेशन, उसको किस प्रकार से सोचते हैं आप? वुमेन एम्पावरमेंट मैंने इसलिए चूज़ किया, टू बी ऑनेस्ट इट वॉज अ चॉइस। इम्पोवरिश्ड फैमिलीज़ को या तो एड देना इमीडिएटली, या फिर टू चूज़ द एडवोकेसी फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एंड ऑफ कोर्स वुमेन्स एजुकेशन। आई चूज़ वुमेन्स एजुकेशन ओवर द अदर ऑप्शन। इसका एक मेजर रीज़न ये था कि माई मदर, शी इज़ द फर्स्ट लेडी, वो पहली महिला है अपने गांव से शिक्षित होने वाली, एंड दैट चेंज्ड आवर एंटायर लाइफ। वो शिक्षित ही नहीं हुई, उन्होंने मेरिट में 7वां स्थान प्राप्त किया, एंड शी बिकेम अ टीचर, एंड शी नॉट जस्ट गॉट इंस्पायर्ड एंड एम्पावर्ड खुद के लिए, बट शी चेंज द एंटायर फेट ऑफ आवर फैमिली। मैं नहीं सोच सकती कि इफ़ मेरी मदर को एजुकेशन ना मिली होती तो मैं इस पड़ाव पे होती एट दिस पॉइंट। आई स्टैंड एट दिस पॉइंट, आई एम एबल टू स्पीक दिस वे, बी दिस पर्सन, बिकॉज माई मदर वॉज एम्पावर्ड। सो दैट क्वेश्चन, दैट आंसर वॉज वेरी 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 पर्सनल टू मी, एंड आई डीपली बिलीव इन इट। उम्मीद है कि ना केवल राजस्थान की संस्कृति, भारत की संस्कृति, इन सबको साथ लिए ना केवल आप जो क्राउन है वापस इंडिया लेके आएंगे, बल्कि शुभकामनाएं के साथ में जो शुभेच्छा है वो भी सबके आपके साथ में है। कैमरामैन राकेश पटेल के साथ में लक्ष्य आर्य, डीडी न्यूज़, जयपुर।
बात इस सप्ताह विशेष की हो और संगीत कला की ना हो, ऐसा कहाँ मुमकिन है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में श्री कृष्ण जन्माष्टमी के महोत्सव पर विशेष मधुरम महोत्सव का आयोजन किया गया। इस मधुरम महोत्सव में प्रदेश भर ही नहीं बल्कि देश भर के ख्यातिनाम कलाकारों ने श्री कृष्ण को समर्पित अपनी प्रस्तुतियां दी। आइए लेके चलते हैं हम आपको जवाहर कला केंद्र के इस विशेष मधुरम महोत्सव में। मनिका विश्वकर्मा से लेकर बांसवाड़ा के प्रसिद्ध बेनेश्वर धाम और वर्ल्ड फोटोग्राफी डे तक ये था इस हफ्ते का विशेष। अगले सप्ताह फिर लौटेंगे खास कहानियों, खास स्टोरी के साथ में। तब तक के लिए दीजिए हमको इजाजत। नमस्कार।